हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। और आज हमारा है जो आप देखेंगे डे 7 में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, जो आर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में साथियों आज हमारा डे 7 है। और आज एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का जो संवैधानिक विकास क्रम है, यानी जितने चार्टर एक्ट आए हैं, जो अधिनियम आए हैं, उन सारे अधिनियमों को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो बने रहेगा इस पूरे क्लास में। और जो साथी नए हैं बता दें, वीडियो के बाद लाइक कीजिए और अपने साथी तक शेयर करके आगे बढ़िएगा। अगले महीने से जून से जो है आप सभी के लिए एक नया अनाउंसमेंट है। उसमें यह है कि आपको टारगेटेड डेली के टारगेट देंगे। अगले एक महीने में पूरे जून में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे आपके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीपी स्पेशल, इन सब का डेली हम आपको एक शेड्यूल देंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। उसको आप फॉलो कीजिएगा और उसको फॉलो करके आप डेली बाई डेली अपने टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाइए और प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। चलिए फटाफट से देखते हैं कि ये संवैधानिक विकास किस तरीके से है। पहले सबसे पहले इसको समझेंगे साथियों कि क्या इसका क्रम रहा है, संवैधानिक विकास का क्या क्रम रहा है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको एक दृष्टि में अगर हम देखें तो दो तरीके से ये बटा है, ठीक है। पहला तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो क्राउन का था ब्रिटिश इंडिया, और उसके बाद से क्राउन के अंतर्गत भारत। तो पहले वाले पार्ट में देखते हैं हम लोग 1773 से रिलेटिंग एक्ट जो स्टार्ट होता है 1853 तक, और फिर जब 1858 से अधिनियम एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1857 क्रांति के बाद से, तो वही चीज़ें क्राउन के अंतर्गत आ जाती है। किसके अंतर्गत? क्राउन के अंतर्गत ये आती हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में हम इसी को समझेंगे। पहला ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत भारत क्या था, उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत किस तरीके से 1858 से 1947 तक ये था। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया वाले में, तो ब्रिटिश इंडिया वाले में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ब्रिटिश इंडिया का जो टेन्योर आपका यहाँ चल रहा है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा, उसके बाद से क्विट्स इंडिया एक्ट 1784। अभी इस डिटेल में इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको घटना चक्र और नोट से मिला के बनाई गई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा चीज़ आपका एक बार में एक ही वीडियो में आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन। चार्टर एक्ट 1793 आपका आता है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813, ठीक, इसकी कुछ बातें। फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853 यहाँ तक आता है। फिर उसके बाद से 1857 का विद्रोह हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद से महारानी सारा शासन अपने आप में खुद ले लेती हैं। उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन चलने लगता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। उसके बाद से आएगा फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ तक हम लोग करेंगे, कहाँ तक? 1935 तक इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी फर्दर जो ये आगे है अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और माउंट बेटन, ये जो है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप सो कि पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से और कहाँ तक चलेंगे, 1935 तक के सारे कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये संवैधानिक विकास दो पार्ट में बटा रहता है, एक क्राउन के अंतर्गत, ठीक है, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। आई होप सो कि पूरा आपको ये क्लास का फिगर आउट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्लास चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे। ये चार जो अंतिम का है ये हम आपको मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट में करा देंगे। बाकी यहाँ तक 1935 तक आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए इसके आगे से देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का। देखेंगे संवैधानिक विकास का जो अधिनियम है, यानी भारत का जो संविधान है और उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं, उन सारे एक्ट से अगर आप देखेंगे एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से रहता है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो सारे इंपॉर्टेंट इसके तथ्य हैं उनको एक जगह सम्मिलित किया गया है, और ये घटना चक्र और बाकी अदर बुक्स को देखते हुए एक शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस और आर एग्जाम्स हो जिसमें भी इस तरीके के है, इस तरीके लिखे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर हम देखेंगे कि संवैधानिक जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो बता दें इसी तरीके की यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक से। और बता दें कि जो अदर आपके टॉपिक चल रहे थे, ठीक है, जैसे कि PYQs का हो गया या फिर उधर से, वो सब साथ चलते रहेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हो जा रहा है क्योंकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख के समझ के उसको बनाना पड़ता है, तो 1-2 दिन की डिले हो सकता है। उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह का भी एक टॉपिक नया सम्मिलित किए हैं। इस वक्त बूस्टर सीरीज चल रही थी, उसके साथ साथ ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इनको भी कोशिश किया जाए, करा दिया जाए। कम से कम समय में आपका जितना फ़ायदा हो सके उतना आपका हो जाए, उतने अच्छे क्वेश्चन आप कर पाएँ।
प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके इससे। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इसमें क्या क्या प्रावधान, तो सारे प्रावधान को देखिएगा। पहला पॉइंट इसमें ये बना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का ये पहला कदम था। यानी क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, अगर आप देखें भारत में व्यापार करने ब्रिटिश से चल के जो कंपनी आई थी, वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या था, ये पहला कदम था। यानी कुछ इस तरीके का नियम कानून बनाए गए जिससे भारत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के क्रम में एक था, पहला कदम था कि कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का पहला स्टेप लिया गया था। और एक काम क्या किया गया इस एक्ट के बारे में कि बंगाल के गवर्नर को जो थे, बंगाल के गवर्नर जो था उसके पोस्ट को गवर्नर जनरल पद नाम दे दी। क्या दे दिया, गवर्नर जनरल। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो यहाँ पे नाम आप देखेंगे आ रहा होगा इसका, वॉरेन हेस्टिंग का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया बंगाल के गवर्नर से, आप देखेंगे गवर्नर जनरल का पद करके वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया। उसके साथ एक यहाँ पे पॉइंट आया, इसमें ऐड किया गया कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें आप देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। यानी ये प्लस 3 का एक था, लॉर्ड एलिजा हेम्पेस की जो थी मुख्य न्यायाधीश थी, और 3 अन्य इसमें जज थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2 ही 3 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे इस रेगुलेटिंग एक्ट से, तो ये आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें बहुत सारी बातें हैं रहती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थी आपको यहाँ पे दे दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या देखेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पहला स्टेप, बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसको गवर्नर जनरल पद बना दिया गया, उसमें वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई। और कोलकाता में एक आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें 1+3 करके रेशियो में जज थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश उसमें थे। उसके बाद से क्या आया साथी, उसके बाद से अगला पॉइंट आया, अगला है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सिंपल से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है किसको कहा गया, तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई उसको ध्यान से देखिएगा। इसके द्वारा जो चीज़ें की गई, इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि आप राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी कंपनी के जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे, काम थे, और कमर्शियल काम थे, उसको अलग किया गया। नियंत्रण बोर्ड नाम से निकाय का गठन किया गया, एक अलग से निकाय का गठन किया गया। ठीक है, एक बॉडी बनाई गई जिसमें नियंत्रण बोर्ड के नाम से बनाया गया, तो एक अलग बॉडी बनाई गई। उसके बाद अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर क्या कर दिया, कंपनी के कार्यों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण दे दिया गया। अगला देखेंगे 1793। ठीक है, 1793 एक्ट क्या कहता है, 1793 एक्ट क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो जो एक्ट देखिए सारे तो एक्ट तो इंपॉर्टेंट हैं ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और नो डाउट कि क्वेश्चन आपको परीक्षा में करने होंगे। तो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करा जाएगा। कुछ पॉइंट आपको लगता है कि छूट गया है, तो नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पॉइंट को इसमें कवर किया गया। एक शॉर्ट नोट्स है अंतिम समय आपके रिवीजन के लिए। तो देखिएगा, भारत में व्यापार के लिए एक अधिकार जो था, मोनोपोली थी, 1793 एक्ट में क्या किया, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20 साल का और क्या कर दिया गया, समय और दे दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना शुरू कर दिया गया। यानी अभी जो ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, एक नियंत्रण बॉडी बनी, तो उसके कंट्रोल के जो उस कंट्रोल के सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उस सदस्यों को क्या, उन कर्मचारियों को भारत के राजस्व से भुगतान किया जाने लगा, यानी भारतीय इनकम से जो उनको था क्या किया जाने लगा, उनको पेमेंट किया जाने लगा था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्या है, 1793 में आप देखेंगे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और उनको यहाँ से पेमेंट किया जाने लगा। अगला पॉइंट है कि चार्टर एक्ट क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण है। नोट्स आपको इस तरीके से बनाया गया कि कुछ आपको इसमें नहीं करना, सीधे सीधे आप पॉइंट्स बना के इसको प्रिंट लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, कि चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारी अधिकार को समाप्त कर गया। यानी 2 चीज़ छोड़ देगा। 1813 में आप देखें कि चाय और चीन, चौ से याद रखिएगा, चीन से याद रखिएगा, चाय और चीन के साथ ये 2 चीज़ छोड़ के कंपनी के बाकी जो मोनोपोली थे इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी में अब भारत में अन्य भी जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, आके अपना व्यापार कर सकती हैं। और सिर्फ चाय और चीन, 2 चीज़ें, चाय और चीन, यानी इन दोनों के साथ अभी कंपनी का एकाधिकार था। क्या था, कंपनी का एकाधिकार था, और उसी के साथ इसको व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
और एक अगला पॉइंट, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था कि इसी के साथ ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी गई। यानी पहला टाइम था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म प्रचार की क्या मिल गई, उनको मिल गया अपना एक प्रचार करने का मौका यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन, सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ है, 1813 में आगमन होता है। अगला पॉइंट है, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की गई। यानी जो लोकल लेवल पर सरकारें थी, स्थानीय बॉडी थी, उसमें किया गया कि व्यक्तियों पर कर लगा सकते हैं और उसको वसूली कर सकते हैं और न देने पर उनको दंड दे भी सकते हैं, ये भी व्यवस्था की गई। तो 3 पॉइंट 1813 के चार्टर एक्ट का आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तीनों पॉइंट्स। उसके बाद से आता है अगला 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। क्या 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम देखेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स कहेंगे, उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या क्या आ गया, इसका जो पॉइंट्स है देखेंगे कि ठीक है, एक पॉइंट और इस वाले में देख लीजिएगा 1813 वाले में, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 1 लाख रुपए वाली बात कही गई थी, वो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिया गया भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए, किस एक्ट में प्रावधान किया गया था, तो भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को उपबंध किया गया था, इसी 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। क्लियर है, इस चार्टर एक्ट में इस बात को किया गया था, तो ध्यान रखिए चार्टर एक्ट अधिनियम इसी में किया गया था। अगला है कि 33 वाले में कि सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया, इसका एक प्रयास किया गया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को जो विधायी शक्तियाँ दी गई थी उससे वंचित कर दिया गया था। ठीक है, अब ये क्या कर दिया, मद्रास और मुंबई गवर्नर की शक्तियों कहाँ कर दिया गया, लाके इसको कर दिया गया, आप देखेंगे बंगाल के उसमें अंदर में कर दिया गया। और इस वाले 1833 वाले में एक पॉइंट याद रखिएगा, और जो है इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो है, उसके गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल पद को है ना, उसको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1833 वाले में 1833 वाले में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, फिर से बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, बंगाल के गवर्नर जनरल को है ना, भारत के गवर्नर जनरल उसको पोस्ट कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। अगला है कि 1853 का चार्टर एक्ट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें देखेंगे पहली बार जो है गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। क्या किया गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे ये क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद से अलग कर दिया गया। 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। क्या की गई थी, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई है, किसमें 1854 ईस्वी में, सिविल सेवा के संबंध में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 1858 का अधिनियम। क्या है, 1858 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, पहला ही महत्वपूर्ण पॉइंट। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे देखिएगा पहली बार बदला कहाँ पे, यहाँ पे इसके पहले वाले में 1813 वाले में क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अब यहाँ क्या, गवर्नर जनरल का जो पद है उसको नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला पद है, नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। एक राज्य सचिव नाम से, भारत के राज्य सचिव के नाम से एक पद का सृजन किया गया। और अगला पॉइंट है कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद था। क्या था, एक सलाहकार परिषद था, इसको तरीके से इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये 1858 के संबंध में प्रस्तावित थी। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, 1861 का अधिनियम। 1861 का परिषद अधिनियम क्या है, इस परिषद अधिनियम में देखते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। क्या हुई, कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ इसमें की गई, किसमें, 1861 वाले में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, 1862 वाले में 61 से यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है कि वायसराय को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इसको, कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए अधिकृत किया गया। कब, 1861 वाले में। कब में, 1861 वाले में इसको अधिकृत किया गया। वायसराय जो है अभी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके साथ साथ क्या किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा पर पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में, ठीक है, क्या किया, विधान परिषद का गठन हुआ। क्या हुआ, विधान परिषद का यहाँ पे गठन हुआ। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट 1892 का परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 का परिषद अधिनियम। विधान परिषद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, विधान परिषद कार्य में वृद्धि करने के लिए, बजट पर बहस करने के लिए, कार्यपालिका प्रश्नोत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। 18 इसमें क्या है, भारतीयों को जो है, भारतीयों को बजट पे बहस करने के, यहाँ पे बजट पर बहस करने के लिए इसमें आपको मौका मिला। तो ये पॉइंट याद रखिए, 1892 का अधिनियम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे इस वाले में 1909 में आ गए अब हम लोग यहाँ किसके पॉइंट में, 1909 में भारत का परिषद अधिनियम जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से, सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो क्या की गई थी, यहाँ पे आप देखेंगे सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, प्रतिमंडल का प्रदान करके मुसलमानों के लिए अलग से करके, और यही सांप्रदायिकता का एक तरह से जन्म किया गया ब्रिटिशों के द्वारा। यही जो है, जो आगे चल के देखेंगे, एक खाई इतनी बढ़ती गई कि भारत के विभाजन तक ये लेके गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई, परिषद कार्यों का दूसरा दायरा बढ़ा, अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि सब चीज़ में बढ़ाए गए। 1909 में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सबसे ज़्यादा कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मंडल का प्रावधान किया गया। तो 1909 का मिडले मॉन्टो जो रिफॉर्म है, इस नाम से ये जाना जाता है, ये चीज़ में ध्यान रखिएगा। आगे अगला भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड विस्तार। इसमें क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1919, तो ये नाम याद रखिएगा, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें कहा गया साथियों कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियाँ के विषय विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, और विषय सूची को पुनः 2 भागों में बांटकर हस्तांतरित और आरक्षित विषय बना दिया गया। क्या कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय जो थी सूची है, तो उसमें विषय तो उसको बांट दिया गया। शासन की दोहरी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई, और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस 1919 के लिए, ठीक है। 1919 अधिनियम में आप देखेंगे कि 1926 में चल के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, 1926 में, पॉइंट याद रखिएगा। और ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आता है। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। केंद्रीय बजट को क्या कर दिया गया, राज्य को बजट से अलग कर दिया गया। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारतीय संविधान में लगभग बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, तो इसी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई, जो जिस पे कोई सूची नहीं है, जो कुछ अलग से कुछ नया है, उस वाले को किसको दे दिया गया, वायसराय को शक्ति दे दी गई 1935 के तहत। द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्ति कर दी गई। द्वैध शासन यहाँ पे था, जो प्रांतों में लगा था द्वैध शासन, उसको समाप्त करके सेंट्रल लेवल पर कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की प्रारंभ किया गया। यानी क्या कि द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में लगा दिया गया। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, 1919 से प्रांतों में जो है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 में, पॉइंट याद रखिएगा। द्वैध शासन जो है प्रांतों में स्टार्ट किया गया था 1919 में, पॉइंट ध्यान रखिएगा। शासन की दोहरी व्यवस्था जो की गई थी, यहीं पे प्रारंभ की गई थी। अगला पॉइंट इसमें क्या है, द्वैध शासन हो गया। 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो 1858 में स्थापित किया गया था भारत परिषद, उसको समाप्त किया गया। और कुछ क्या पॉइंट बनाएंगे, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग को 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। यानी 1935 का ये जो है संघीय लोक सेवा की स्थापना करना और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करना, इसी चीज़ क्या की गई, यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। 1937 में इसको स्थापना करके कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट देख लेंगे अलग से कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, काम आने वाला है ये। पहला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, तो मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई को ही ध्वज दिवस मनाया जाता है, तो भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, तो कब, 24 जनवरी 1950 को इसको भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया, एक ही साथ अपनाया गया है। अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई, 24 जनवरी 1950 को की गई है इसकी क्या कहेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है। तो ये कुछ आप देखेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण सारे प्रावधान थे, खास करके संविधान विकास के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं आपको एक जगह
उपलब्ध करा दी गई हैं, ठीक है, उपलब्ध करा दी गई हैं। रही बात PDF की, तो आप PDF टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच।